हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 20 अगस्त 2024 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की न्यूज़पेपर पर चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूँ कि हमारे सभी कोर्सेज़ और पीडीएफ नोट्स पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा वेबसाइट का जो एड्रेस है वो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। दैट इज़ OOKUL okul.co। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। इस पर आप जा सकते हैं और जो भी कोर्स या पीडीएफ नोट्स अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो उनको कार्ट में ऐड करें। पेमेंट करने से पहले एक कोड का यूज़ करें, दैट इज़ राखी RAKHI। इस कोड का यूज़ कर लें, फ्लैट 40% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। और ये सेल आप लोगों के लिए आज 20 तारीख है, तो आज और कल अभी ये और रहेगी। 21 तारीख तक ये सेल आप लोगों के लिए वैलिड है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर ओकुल नाम से ही OOKUL नाम से ही प्ले स्टोर पर आपको ऐप भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप कोई भी कोर्स या पीडीएफ नोट्स जिसमें भी एनरोल करना चाहें फ्लैट 40% डिस्काउंट के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान ये रखिएगा कि सेल जो है वो कल तक वैलिड है। आज और कल आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और आप लोगों के लिए ये सेशंस जो है वो हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, आपको किसी ना किसी रूप में इनसे हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। इस क्यूआर कोड और इस यूपीआई आईडी का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप में से जिनको भी लगे कि ये सेशंस जो हैं वो वर्थ इट हैं, आप उसको देख रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करें, सो दैट कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक फ्री ऑफ कॉस्ट चल सकें। चलिए, तो अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं उनकी हम बात करेंगे। तो फ्रंट पेज पर एज सच कुछ खास न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। हम लोग दो तीन आर्टिकल जो है वो हमें देखने हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स तो वैसे भी नहीं है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, कल या परसों बताया था, आई थिंक शायद कल ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई, अच्छा हाँ, कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और उसको लेकर आप लोगों ने, मैंने पूछा था कि सुओ मोटो किस कैटेगरी में आता है, तो आप लोगों ने बताया था कि इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जुडिशियल, क्या है वो, दैट इज़ जुडिशियल एक्टिविज़म। ठीक है, एक्टिविज़म की कैटेगरी में आता है, दैट इज़ सुओ मोटो। स्वतः संज्ञान लेना या सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो है वो जुडिशियल एक्टिविज़म की कैटेगरी में आता है। वो बात बिल्कुल आप लोगों की ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट जो है या कोई भी कोर्ट किसी भी मामले में जब उसके मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस वगैरह फाइल नहीं किया गया हो उससे रिलेटेड, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से उस मामले का संज्ञान लेते हुए, उस मामले की कॉग्निजेंस लेते हुए उस मामले में इंटरफेयर करता है, तो दैट इज़ नोन एज जुडिशियल एक्टिविज़म। ठीक है, कि कोर्ट जो है वो अपनी तरफ से थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है ना, कि बिना उससे पूछे या बिना कोर्ट से इस बात की मांग की है कि वो इस मामले में दखल दे, इंटरफेयर करे, फिर भी कोर्ट कर रहा है, तो दैट इज़ नोन एज जुडिशियल एक्टिविज़म। वो बात आप लोगों ने बिल्कुल सही बताई थी और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की जो है वो सुनवाई होनी है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या इसमें होता है और उम्मीद ये करेंगे कि जो विक्टिम या जो पीड़ित है उसको पूरी तरीके से न्याय मिले और जो भी इसमें आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिले। ठीक है, चलिए, इसके बाद कल आपको याद होगा हम लोगों ने लेटरल एंट्री को लेकर भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, है ना, कि ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री को लेकर। तो उसमें क्या है कि जो अभी आपको पता है कि एक तो जो सरकार अभी है दैट इज़ एन अलायंस गवर्नमेंट। ठीक है, बीजेपी की सरकार तो है नहीं, एनडीए गवर्नमेंट है। तो एनडीए में जो अलग अलग कुछ पार्टीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि एलजेपी, एलजेपी यानी कि जो ये चिराग पासवान वाली पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, है ना, और नीतीश कुमार की जो पार्टी है दैट इज़ जनता दल यूनाइटेड।
तो इन्होंने जो है इस लेटरल एंट्री को लेकर थोड़ा सा ये खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू वाली, उसने इसको सपोर्ट किया है। तो इसका मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि लेटरल एंट्री का जो इशू है या जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर भी है ना, जो गवर्नमेंट के अंदर भी अलायंसेस हैं उनके बीच में भी, ये जो अलाइज हैं उनके बीच में भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस पैदा कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूक्रेन जाएंगे 23 तारीख को। ठीक है, यूक्रेन जाएंगे और वहाँ पर जाके ऑब्वियसली जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनके साथ मुलाकात होगी 23 अगस्त को यहाँ पर बताया गया है। तो 23 अगस्त आने दीजिए, अभी 2-3 दिन का समय है, उसके बाद देखते हैं फिर वहाँ पर क्या इसमें डिस्कशंस होते हैं और क्या बातें निकल के सामने आती हैं। अच्छा, विनेश फोगाट वाले मामले में जो CAS है, दैट इज़ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, जहाँ पर इनकी सुनवाई चल रही थी इनके केस की, उनका ये कहना है कि जो ये रूल्स बनाए गए हैं, जिस तरीके के रूल्स बनाए गए हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा, वो रूल्स बड़े ही ड्रैकोनियन हैं। ठीक है, बड़े ही डरावने से रूल्स हैं। फेयर ये होता कि अगर जो उनकी फाइनल बाउट थी, मतलब जो उन्होंने फाइनल जिस दिन लड़ना था, अगर सिर्फ वहीं तक उस चीज़ को लिमिट रखा जाता है ना। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि जैसे 2 दिन उनका जब वे इन हुआ था, तो पहले दिन जिस दिन उन्होंने 3 बाउट लड़ी इंक्लूडिंग दी सेमीफाइनल, और उस दिन तो उनका वज़न ठीक था है ना, बल्कि 50 किलोग्राम से कम ही था। और सेकंड दिन जब वे इन किया गया तो वो 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा निकला। तो अब रूल्स बेसिकली ये जो UWW के रूल्स हैं, दैट इज़ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर किसी का भी वज़न, किसी भी रेसलर का वज़न, अगर दोनों दिन का जो कंपटीशन है और दोनों वे इंस में से अगर दूसरे दिन भी ज़्यादा आता है तो उनको पूरे के पूरे कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। इट इज़ ही और शी इज़ डिस्क्वालीफाइड, कम्प्लीटली डिस्क्वालीफाइड। तो उसी को लेकर यहाँ पर ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है, इसका कहना है कि इस तरीके के रूल्स जो है वो ठीक नहीं है और ड्रैकोनियन रूल्स हैं। और ये होना चाहिए था कि जो फाइनल बाउट है सिर्फ उसमें असर पड़ना चाहिए था। तो उसका मतलब ये होता कि अगर वो सिर्फ फाइनल से डिस्क्वालीफाई होती तो उनको एटलीस्ट जो है वो एक सिल्वर मेडल है ना, एक रजत पदक जो है वो कम से कम ज़रूर मिलता। लेकिन ऐसा अब नहीं है, तो उसी को लेकर यहाँ पर ये कह रहे हैं। हालांकि इन रूल्स के आधार पर ही जो CAS है उसने अपना फैसला सुनाया था और वो यही कहा था कि मतलब इनकी जो पिटीशन है, जो इनकी प्ली है, उसको डिसमिस किया गया था। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। बीच के पेजेस में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, एक न्यूज़ है हालांकि, वो हम लोग कवर करेंगे, देन हम लोग एक्सप्लेन पेज पर चलते हैं। ये वाली एक न्यूज़ है, ठीक है। रिवाइज्ड गाइडलाइंस एक्सपेंड एलिजिबिलिटी, सिंगल पेरेंट कैन फोस्टर चिल्ड्रन एंड अडॉप्ट आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, एक हमें ये वाली न्यूज़ देखनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर अलग अलग करके इनको कवर करेंगे। एक न्यूज़ बेसिकली, 2 न्यूज़ हमें फिर एक्सप्लेन पेज पर देखनी है। एक यहाँ पर टर्म लिखा गया है, दैट इज़ हेफ्लिक लिमिट, ये क्या होती है ये समझेंगे। और कुड हसीना बी एक्सट्रेडिटेड, ठीक है, क्या हसीना का एक्स्ट्रेडिशन हो सकता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये बेसिकली आज के हमारे 3 आर्टिकल्स रहेंगे जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन कि रिवाइज्ड गाइडलाइंस एक्सपेंड एलिजिबिलिटी, सिंगल पेरेंट कैन फोस्टर चिल्ड्रन एंड अडॉप्ट आफ्टर 2 ईयर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 टर्म दिए गए हैं, एक दिया गया है अडॉप्शन और एक दिया गया है फोस्टर केयर, फोस्टरिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों जो टर्म्स हैं या जो दोनों शब्द हैं इनके बीच का अंतर समझ लेते हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे तो आसानी होगी समझने में। तो देखो, एडॉप्शन का मतलब क्या है? एडॉप्शन का मतलब हिंदी में क्या होता है? गोद लेना, है ना। एडॉप्शन इज़ अ परमानेंट अरेंजमेंट। अब देखो यहाँ पर जो जो टर्म्स दिए गए हैं इसको बड़े अच्छे से फोकस करना, क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में बना के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एडॉप्शन जो है वो एक परमानेंट अरेंजमेंट है, ठीक है, जहाँ पर पेरेंट्स क्या करते हैं, दे लीगली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड एंड शी बिकम्स द मेंबर ऑफ द फैमिली। एडॉप्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो परमानेंट, एक तो ऐसा परमानेंट अरेंजमेंट है कि जिसमें पेरेंट्स लीगली जो है किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगली एक पूरी की पूरी कार्रवाई होती है, ठीक है, कानूनी तौर पर पूरे कागज़ वगैरह के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ ये काम होता है।
पेरेंट्स जो है वो बच्चे की लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और वो बच्चा जो है, चाहे वो मेल चाइल्ड हो फीमेल चाइल्ड हो, वो बच्चा फिर उस परिवार का क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है। दिस इज अडॉप्शन। ठीक है, गोद लेना। समझ गए बात? क्लियर है? अब इसके बाद एक दूसरा टर्म होता है, दैट इज नोन एज फोस्टर केयर। अब इस फोस्टर केयर में क्या होता है, देखो, फोस्टर केयर ऑन द अदर हैंड इज एन अरेंजमेंट इन विच अ चाइल्ड टेम्परेरीली लिव्स। तो यानी कि एक तरीके से ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है। ठीक है, फोस्टर केयर जो है दैट इज अ टेम्परेरी प्रोविजन, वेयर एज अडॉप्शन इज अ परमानेंट अरेंजमेंट या परमानेंट प्रोविजन। ठीक, तो फोस्टर केयर में क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है वो टेम्परेली रहता है विद आइदर एक्सटेंडेड फैमिली और अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। यानी कि मान लीजिए, चलो पहले आगे पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। दिस अरेंजमेंट इज इंटेंडेड फॉर चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर अनेबल टू केयर फॉर देम ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज सच एज इलनेस, डेथ, अबेंडनमेंट बाय वन पेरेंट और अदर क्राइसिस। मान लो किसी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे की केयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि पेरेंट्स को कोई बीमारी हो, या पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर मतलब डेथ तो खैर चलो एक अलग केस हो गया, या फिर एक पेरेंट ने छोड़ दिया है, या किसी और तरीके का क्राइसिस है। मतलब आप ये मान के चलो कि बच्चे के पेरेंट्स हैं बट फिर भी वो बच्चे की केयर अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में जो बच्चा है वो या तो एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहेगा। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब कि परिवार भले ही वो उसका अपना ही है, लेकिन पेरेंट्स के अलावा, ठीक है, मैटरनल साइड में हो सकता है, पैटर्नल साइड में हो सकता है एक्सटेंडेड फैमिली, या तो उनके साथ वो बच्चा रह रहा है, या फिर वो बच्चा किसी ऐसे के साथ रह रहा है जो अनरिलेटेड है, मतलब जो उसके रिश्तेदार या उसके परिवार से संबंधित नहीं है, उनके साथ वो बच्चा रह रहा है। ठीक है, लेकिन वो एक टेम्परेरी प्रोविज़न है कि बच्चा उनके साथ कुछ साल के लिए रह रहा है, और अगर वो पेरेंट्स की स्थिति ठीक हो जाती है, मान लीजिए पेरेंट्स को कोई बीमारी है, उस वजह से वो अपने बच्चे की केयर नहीं कर पा रहे, तो बच्चा किसी और के पास रह रहा है 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद अगर उन पेरेंट्स की स्थिति ठीक हो जाती है, अगर उनकी इलनेस ठीक हो जाती है, उसका इलाज हो जाता है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं और वो वापस से अपने बच्चे की केयर करने की स्थिति में आ जाते हैं, तो बच्चा वापस उनके पास चला जाएगा। ठीक है, दिस इज़ नोन एज फोस्टर केयर। अब उस 5 साल, 10 साल, 2 साल के पीरियड के दौरान उस बच्चे को जो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स या ये एक्सटेंडेड फैमिली के साथ वो बच्चा रहा और उस दौरान उस बच्चे की जो उन्होंने केयर करी, दैट इज़ नोन एज फोस्टर केयर, क्योंकि उसमें उन्होंने उस बच्चे को परमानेंटली अडॉप्ट नहीं किया है, वो अडॉप्शन नहीं है, वो कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए बच्चा उनके पास है जिस दौरान वो बच्चे की केयर कर रहे हैं। दैट इज़ नोन एज फोस्टर केयर या फोस्टरिंग इसको कहा जाता है। आई होप समझ गए बात, दोनों टर्म्स में क्या अंतर है, एडॉप्शन और फोस्टर केयर में अंतर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसको लेकर समझेंगे कि इसमें क्या किया गया है। तो यहाँ पर कुछ फोस्टरिंग को लेकर जो गाइडलाइंस हैं उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, अब सिंगल पेरेंट जो है वो भी बच्चे को फोस्टर कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले सिंगल पेरेंट जो है वो बच्चे को फोस्टर नहीं कर सकते थे, और साथ ही साथ यहाँ पर अडॉप्ट करने की लिमिट को भी कम किया गया है कि पहले बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए 5 साल तक उसकी फोस्टरिंग होती थी, उसके बाद उसको अडॉप्ट किया जा सकता था, लेकिन अब वो 2 साल के अंदर अंदर भी, मतलब 2 साल के बाद भी हो सकता है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर वही चीज़ हम लोग समझेंगे। वैसे मैंने आपको पूरा का पूरा इसकी समरी तो बताई दी, बट फिर भी एक बार आप जो लिखा हुआ है वो देख लो। डूइंग अवे विद द रूल दैट लिमिटेड फोस्टर केयर टू मैरिड कपल्स, मतलब पहले वही होता था कि जो फोस्टर केयर है वो सिर्फ मैरिड कपल्स को मिलती थी, तो इस रूल को ख़त्म करते हुए विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने अब परमिट किया है कि सिंगल इंडिविजुअल्स जो हैं, इंक्लूडिंग दोज हु आर अनमैरिड, विडोड, डिवोर्स्ड और लीगली सेपरेटेड, 25 से 30 साल की उम्र के जो हैं वो फोस्टर कर सकते हैं चाइल्ड को एंड अडॉप्ट आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, पहले क्या था कि सिर्फ जो मैरिड कपल्स हैं वही बच्चे को फोस्टर कर सकते थे, लेकिन अब जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 25 से 60 साल के बीच में है, वो चाइल्ड को फोस्टर कर सकते हैं और 2 साल के बाद उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा बेसिकली लिखा गया है जो ये रिवाइज्ड मॉडल फोस्टर केयर गाइडलाइंस आई हैं उसके अंतर्गत।
और वो इंडिविजुअल जो है वो कोई भी हो सकता है, वो अनमैरिड भी हो सकता है, वीडो भी हो सकता है, डिवोर्स्ड भी हो सकता है, या फिर लीगली सेपरेटेड हुआ भी हो सकता है। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर इसमें क्राइटेरिया वही है, जैसे अडॉप्शन में क्राइटेरिया होता है ना, उसी तरह क्राइटेरिया यहाँ पर भी है कि सिंगल विमेन जो है कैन फोस्टर एंड इवेंचुअली अडॉप्ट अ चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर, लेकिन अब मैन कैन ओनली डू सो फॉर मेल चिल्ड्रन। यानी कि एक महिला जो है, अगर एक इंडिविजुअल महिला है, वो लड़के को और लड़की को दोनों में से जिसको चाहे उसको फोस्टर कर सकती है और बाद में अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन एक पुरुष जो है, एक मेल जो है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मेल चाइल्ड को ही फोस्टर कर सकता है, बाद में अडॉप्ट भी फिर उसी को करेगा ऑब्वियसली। यानी कि मेल जो है, एक पुरुष जो है, वो एक गर्ल चाइल्ड को फोस्टर नहीं कर सकता। ये रूल्स एडॉप्शन में भी होते हैं, तो इसी तरीके के रूल जो हैं वो यहाँ पर भी लागू हैं। प्रीवियसली जो 2016 का मॉडल फोस्टर केयर गाइडलाइंस है, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि सिर्फ मैरिड कपल्स जिनको रेफर किया जाता था टू एज बोथ स्पाउसेस इन ओल्ड डॉक्यूमेंट्स पर परमिटेड टू फोस्टर अ चाइल्ड। पहले सिर्फ मेडिकल ये मैरिड कपल्स को ही अलाउड था, लेकिन अब इंडिविजुअल को भी अलाउ कर दिया गया है। इसके बाद लिखा है कि फोस्टरिंग क्या है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि फोस्टरिंग एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें चाइल्ड टेम्परेरीली आइदर या तो एक्सटेंडेड फैमिली के साथ या फिर अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स के साथ रहता है। इन इंडिया, चिल्ड्रन हु कैन बी फोस्टर्ड हैव टू बी अबव द एज ऑफ 6 years, लिविंग इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एंड हैविंग अनफिट गार्डियंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में ऐसे बच्चों को फोस्टर किया जा सकता है जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है। 6 साल से कम उम्र के बच्चे को फोस्टर नहीं किया जा सकता, और जो किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं और जिनके जो गार्डियंस हैं वो अनफिट हैं, तो उन बच्चों को जो है वो क्या किया जा सकता है, दे कैन बी फोस्टर्ड। एंड माइनर्स हु आर प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड टू प्लेस और चिल्ड्रन हैविंग स्पेशल नीड्स कैन ऑल्सो बी फोस्टर्ड। हार्ड टू प्लेस चिल्ड्रन का मतलब होता है ना, ऐसे बच्चे जो जैसे किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में आए और फिर वो एडॉप्शन उनका नहीं हो पाया और वो वहीं रह रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो उनको फोस्टर किया जा सकता है। या कुछ ऐसे बच्चे जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, मतलब आप स्पेशल नीड्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब बच्चे आप एक तरीके से कह सकते हैं जो थोड़ा बहुत मतलब क्या कहें उनको, दिव्यांग टाइप आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जिनकी फिजिकल नीड्स थोड़ा सा अलग तरीके की हैं, है ना, तो उनको भी फोस्टर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम ओपनिंग अप फोस्टरिंग टू एनी पर्सन irrespective of their marital status, single, unmarried, widow, divorcee, legally separated, and whether or not they have biological son or daughter, the revised guidelines have also allowed the fostering parents to adopt a child after she has been in her foster care for minimum of 2 years। है ना, पहले मैंने बताया कि फोस्टरिंग को कम से कम 5 साल फोस्टर करना पड़ता था, उसके बाद फिर आप अडॉप्ट कर सकते थे उस बच्चे को। लेकिन अब क्या है कि 2 साल के अगर आपने फोस्टरिंग करी तो उसके बाद भी अडॉप्शन हो सकता है। और इन केस ऑफ मैरिड कपल्स हु वांट टू फोस्टर, द न्यू गाइडलाइंस स्टेट दैट नो चाइल्ड शैल बी गिवन इन फोस्टर केयर टू अ कपल और स्पाउस अनलेस दे हैव हैड अ स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप ऑफ 2 years, अनलेस देयर वाज नो सच कैविएट फॉर कपल्स। और जो कपल्स फोस्टर करना चाहते हैं उनके लिए इस नई गाइडलाइंस में ये लिखा गया है कि ऐसे कपल को या ऐसे स्पाउस को फोस्टर केयर के लिए बच्चा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उस कपल का स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप ना हो, कम से कम 2 साल का, तभी इस तरीके का दिया जा सकता है। और पहले ऐसा कोई भी जो है वो गाइडलाइंस वगैरह में पहले ऐसा कोई रूल कपल्स के लिए नहीं था। इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा गया है एज फैक्टर की बात। तो इसमें ये लिखा है कि इन टर्म्स ऑफ एज ऑफ द फोस्टर पेरेंट्स 2016 गाइडलाइंस स्टेटेड दैट बोथ पेरेंट्स मस्ट बी अबव द एज ऑफ 35। ठीक है, 2016 की गाइडलाइंस में ये लिखा था कि दोनों स्पाउसेस, क्योंकि पहले तो सिंगल पेरेंट थे ही नहीं, है ना, पहले तो सिंगल पेरेंट का कंसेप्ट ही नहीं था 2016 में, तो उसमें यही लिखा था कि बोथ स्पाउसेस की जो एज है, यानी कि पति पत्नी अगर दोनों कपल जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उन दोनों की एज 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और रिवाइज्ड गाइडलाइंस आर मोर स्पेसिफिक टू फोस्टर अ चाइल्ड in a 6 to 12 years. The revised guidelines are more specific to foster a child in the 6 to 12 and 12 to 18 years age brackets. ठीक है, the composite age of the married couples is to be minimum of 70 years while a single parent is to be minimum of 35 years. तो इसमें जो नई गाइडलाइंस है, the revised guidelines are more specific. revised guidelines में क्या लिखा गया है
कि टू फोस्टर अ चाइल्ड इन द 6 to 12 ईयर्स एंड 12 to 18 ईयर्स एज ब्रैकेट्स, यानी कि 6 से 12 साल या 12 से 18 साल के अगर बच्चे को फोस्टर करना है तो जो मैरिड कपल की कंपोजिट एज है वो कम से कम 70 साल होनी चाहिए, मतलब दोनों की मिला के, ठीक है। और सिंगल फोस्टर पेरेंट की एज जो है वो कम से कम 35 साल होनी चाहिए। और साथ ही साथ इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द मैक्सिमम एज फॉर प्रोस्पेक्टिव foster parent up to 55 years for a single individual to foster a child in 6 to 12 years age bracket and till 60 years to foster a child in 12 to 18 age bracket। यानी कि अगर 6 से 12 साल के बच्चे को फोस्टर करना है तो मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है सिंगल पेरेंट की 55 ईयर्स, और 12 से 18 साल के बच्चे को अगर फोस्टर करना है तो मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है सिंगल पेरेंट की 60 साल, ठीक है। इसके बाद ये लिखा है द ऑफिशियल सेड द फोस्टर पेरेंट्स कैन नाउ रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू अ प्लेटफॉर्म। जो फोस्टर पेरेंट्स हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म का यहाँ पर जिक्र किया गया है, दैट इज़ चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम्स, दैट इज़ केयरिंग्स, ठीक है। ये केयरिंग्स प्लेटफॉर्म के थ्रू वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि व्हाट इज़ फोस्टर केयर, व्हाट इज़ अडॉप्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। और आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो इसके बाद जो अगला आर्टिकल है इसका टाइटल है हे फ्लिक लिमिट, ठीक है। अब ये हे फ्लिक लिमिट क्या होती है तो इसके बारे में जानेंगे। पूछा जा सकता है कि हे फ्लिक लिमिट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ व्हाट। तो एक बायोमेडिकल रिसर्चर हैं जिनका नाम है लियोनार्ड हेफ्लिक, जिनकी यहाँ पर आपको फ़ोटो भी दिख रही है, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारी बॉडी में दो तरीके के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे कि स्पर्म सेल्स या एग सेल्स वगैरह, और एक होते हैं बाकी जो सेल्स हैं दे आर नोन एज सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स में जो है वो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से एक सेट इंडिविजुअल पेरेंट से आता है, मतलब ईच सेट जो है वो एक एक पेरेंट से आता है, ठीक है। तो उनको कहा जाता है सोमेटिक सेल्स। तो इन्होंने जो है वो ये डिस्कवर किया था कि जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स हैं दे कैन डिवाइड एंड दस रिप्रोड्यूस ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, कि जो हमारी बॉडी के अंदर सोमेटिक सेल्स हैं वो डिवाइड हो सकते हैं एक लिमिट तक ही, मतलब कुछ ही बार जो है वो डिवाइड हो सकते हैं। तो इनकी जो है वो डेथ हो गई है 1 अगस्त के दिन, 98 साल के ये थे। और हेफ्लिक्स की जो डिस्कवरी है फंडामेंटली चेंज्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजिंग, ठीक है। मतलब जो एजिंग को लेकर जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग थी, इनकी डिस्कवरी ने उसको बदला, स्पेशली द थीसिस दैट सेल्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग इमॉर्टल, क्योंकि ये माना जाता था कि जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, इमॉर्टल है, यानी कि सेल्स कभी भी मरते नहीं हैं। एंड एजिंग जो है वो सिंपली एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से आती है, जैसे कि किसी डिजीज़ की वजह से या डाइट की वजह से या सोलर रेडिएशन की वजह से, इस वजह से एजिंग होती है। अदरवाइज सेल्स जो हैं वो कभी भी मरते नहीं हैं, सेल्स कीप ऑन मल्टीप्लाइंग इनडेफिनेटली, ऐसा माना जाता था। तो इनकी डिस्कवरी ने उस थ्योरी को गलत साबित किया है। अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इमॉर्टेलिटी की अगर हम बात करें तो अर्ली 1960 में जब हेफ्लिक रिसर्चर हुआ करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में, इन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो सेल डिवीजन है सोमेटिक सेल्स में, सोमेटिक सेल्स मैंने आपको बताया वही जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं,
दे स्टॉप्ड आफ्टर रफली 40 to 60 टाइम्स। यानी कि जो सोमेटिक सेल्स हैं उनमें लगभग 40 से 60 बार के बीच में जो है वो क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ और उसके बाद वो रुक गया। दिस सिसेशन इन सेल डिवीजन इज व्हाट हेफलिक पॉजिटेड कॉजेज एजिंग। और यही जो सेल डिवीजन रुक रहा है, जो उसका सिसेशन हो रहा है, यही जो है हेफलिक का कहना था कि इसी की वजह से एजिंग होती है। और जो सेनेसेंट सेल्स हैं, सेनेसेंट सेल्स मतलब जिनमें सेल डिवीजन अब बंद हो चुका है, वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं एंड वंस बॉडी बिगिन टू एज एंड डिक्लाइन। और उसी की वजह से एक व्यक्ति की जो शरीर है वो, मतलब व्यक्ति का जो बॉडी है वो एजिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसमें एजिंग के लक्षण दिखने लगते हैं और वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, ऐसा इनका कहना था। दिस मीन्स दैट देयर इज़ एन इनबिल्ट सेल्यूलर क्लॉक इन द ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब इनका कहना है कि एक ह्यूमन बॉडी और बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी एक सेल्यूलर क्लॉक होती है, मतलब सेल्स की एक क्लॉक होती है जो डिटरमाइन करता है कि वो कितना लंबा, हाउ लॉन्ग वन कैन लिव, कि एक व्यक्ति कितने लंबे समय तक जी सकता है। दिस अल्टीमेट हेफलिक लिमिट एज साइंटिस्ट हैव टर्म्ड इट इज़ अराउंड 125 ईयर्स फॉर ह्यूमंस। यानी कि ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ये जो लिमिट है ये 125 साल की है, कि ह्यूमंस 125 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते। ठीक है, उसके बियॉन्ड किसी भी तरीके की अमाउंट ऑफ डाइट, एक्सरसाइज, या अगर आप उसके जीन्स में भी कुछ बदलाव कर दें तो किसी बीमारी के खिलाफ, तो उससे भी ह्यूमन की लाइफ स्पैन जो है वो नहीं बढ़ सकती उसके बियॉन्ड। ठीक है, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। तो ये हेफलिक लिमिट तो आप समझ ही गए होंगे। हेफलिक लिमिट का मतलब वही है कि कितने बार आपकी बॉडी के जो सोमेटिक सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या सेल डिवाइड हो रहे हैं, सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब देखो, जब से ये डिस्कवरी हुई है उसके बाद हेफलिक और बाकी साइंटिस्ट, इन्होंने हेफलिक लिमिट ऑफ सेल्स को डॉक्यूमेंट किया है फ्रॉम एनिमल्स विद वेरिड लाइफ स्पेंस। मतलब अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स जिनकी लाइफ स्पेंस अलग अलग होती है उसको लेकर इन्होंने हेफलिक लिमिट्स निकाली है, जैसे कि गैलापागोस टर्टल से लेकर लेबोरेटरी माइस तक। अब यहाँ पर जो फॉर्मर स्पीशीज़ यानी कि ये टर्टल्स हैं जो कि लगभग कपल ऑफ सेंचुरीज तक, लगभग 200 साल तक रह सकते हैं, तो इनका ये कहना है कि इनके उसमें जो ये हेफलिक लिमिट है वो 110 टाइम्स है। मतलब इनके बॉडी में जो टर्टल्स हैं, इनकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो लगभग 110 टाइम डिवाइड हो सकते हैं, 110 टाइम सेल डिवीजन होता है। और जबकि जो ये लेबोरेटरी माइस हैं इनके उसमें जो सेल्स हैं वो सेनेसेंट हो जाते हैं, यानी कि सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है सिर्फ आफ्टर 15 डिविजन्स। तो इसीलिए इनकी लाइफ जो है वो कम होती है, माइस की, चूहों की लाइफ कम होती है, और जो गैलापागोस टर्टल्स हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें आगे लिखा गया है कि कोरिलेशन और कॉजेशन। अब हेफलिक्स की जो डिस्कवरी है इसको और ज़्यादा इसके ऊपर फोकस होता है 1970s में। आफ्टर रिसर्चर्स इन द 1970s डिस्कवर्ड टेलोमेर्स। 1970s में जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक और चीज़ डिस्कवर की, दैट इज़ नोन एज टेलोमेर्स। तो उसके बाद इनकी रिसर्च के ऊपर और ज़्यादा फोकस गया। अब इसमें क्या था, देखो कि जैसे जैसे सेल डिवाइड्स होते हैं तो ये डीएनए स्ट्रैंड्स की कॉपीज़ बनाते हैं। अब टेलोमेयर्स जो हैं वो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस हैं हर स्ट्रैंड के एंड में, एंड दे आर मेंट, इनका काम क्या होता है टेलोमेयर्स का, दे आर मेंट टू प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। क्रूशली हर सेल डिवीजन के साथ साथ ये टेलोमेयर्स जो हैं वो छोटे होते चले जाते हैं। इवेंचुअली टेलोमेयर लॉस रिसर्च अ क्रिटिकल पॉइंट एट विच सेल डिवीजन एंड्स। और धीमे धीमे क्योंकि हर सेल डिवीजन के साथ ये छोटे होते चले जाते हैं तो इसीलिए इनका जो लॉस हो रहा है वो इवेंचुअली एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर सेल डिवीजन खत्म हो जाता है, जहां के बाद सेल डिवीजन नहीं होता। तो दैट सेड, while shortening telomeres is related to aging, the exact relationship between telomere length and life span remains unclear। है ना, ये यहाँ पर हालांकि कहा जा रहा है कि टेलोमेयर जो शॉर्टन हो रहे हैं वो एजिंग से रिलेटेड है, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशनशिप टेलोमेयर की लेंथ और लाइफ स्पैन के बीच में, कि कितनी लाइफ स्पैन है और कितना टेलोमेयर की लेंथ है, उनके बीच का जो रिलेशन है वो क्लियर नहीं है। जैसे लैब माइस की अगर हम बात करें तो इनके टेलोमेयर जो हैं वो ह्यूमन से 5 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ जो है वो ह्यूमन से 40 गुना कम होती है। तो इसलिए ये रिलेशन यहाँ पर एग्जैक्टली इस्टेब्लिश नहीं होता। दिस इज़ व्हाट हैज़ लेड टू सम रिसर्चर्स आर्ग्यूइंग दैट टेलोमेयर लॉस एंड द हेफलिक लिमिट
आर नॉट लिमिट्स ऑफ एजिंग ऑन एजिंग बट रादर सिम्टम्स ऑफ एजिंग। तो इस बात को लेकर कुछ साइंटिस्ट ने ये आर्ग्यू किया, कुछ रिसर्चर्स ने, कि जो टेलोमेयर का लॉस है और जो हेफ्लिक्स की लिमिट है ये एजिंग की लिमिट नहीं है बल्कि एजिंग के सिम्टम्स हैं। थ्योरेटिकली इट माइट बी पॉसिबल टू थॉट टेलोमेयर लॉस और रिप्लेस टेलोमेयर्स एज द डिफरेंशियल रेट ऑफ टेलोमेयर लॉस अमंग डिफरेंट स्पीशीज इंडिकेट्स। ठीक है, तो थ्योरेटिकली ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि टेलोमेयर लॉस को रोका जा सके या फिर टेलोमेयर्स को रिप्लेस किया जा सके एज द डिफरेंशियल रेट्स ऑफ टेलोमेयर्स लॉस। अलग अलग स्पीशीज़ में जो टेलोमेयर्स के लॉस का रेट अलग अलग है। ठीक है, तो उस चीज़ को किया जा सकता है। अब 1980s में एक और डिस्कवरी हुई एक प्रोटीन की जिसका नाम था टेलोमेराज, दैट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू टेलोमेयर्स। कि ये एक ऐसा प्रोटीन था जिसके थ्रू नए टेलोमेयर्स बन सकते थे। इसने इस पॉसिबिलिटी को स्ट्रांगली सजेस्ट किया। अब टेलोमेराज जो है वो हर तरीके के सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टर्न ऑन होता है कैंसर सेल्स में। इसी को लेकर हेफ्लिक ने खुद ये कहा कि कैंसर सेल्स आर नॉट सब्जेक्ट टू हिज लिमिट, यानी कि जो हेफ्लिक लिमिट है वो कैंसर सेल्स के ऊपर लागू नहीं होती। ठीक है, आगे ये लिखा गया है कि ऑल्दो साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू सिंथेसाइज टेलोमेराज एंड सम इन विट्रो स्टडीज हैव इंडिकेटेड that they may slow down telomere loss in normal human cells. Any practical application for this seems distance away. हालांकि कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो टेलोमेराज को सिंथेसाइज कर पाए हैं, मतलब सिंथेटिकली उसको बना पाए हैं, और कुछ स्टडीज़ में ये भी इंडिकेट किया गया है कि नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में जो टेलोमेयर का लॉस हो रहा है, कि जब सेल डिवीजन हो रहा है तो टेलोमेयर का लॉस जो होता है उसको स्लो डाउन किया जा सकता है, ऐसा थ्योरेटिकली साइंटिस्ट ने बताया है। लेकिन ऐसा कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसको अभी तक लेकर नहीं किया गया है, और ऐसा करना अभी बहुत दूर की कौड़ी दिखाई देती है कि ऐसा बहुत नियर फ्यूचर में होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से जो आपको याद रखनी है वो यही है कि व्हाट इज़ हेफ्लिक लिमिट। ठीक है, कि हेफ्लिक लिमिट पूछा जा सकता है कि हेफ्लिक लिमिट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ व्हाट। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अगला और आज का जो हमारा लास्ट आर्टिकल है उसकी हम बात करते हैं। तो कुड हसीना बी एक्स्ट्रा डेटेड। ठीक है, देखो फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इनके ऊपर कई सारे क्रिमिनल केसेस जो हैं ये फेस कर रही हैं, मतलब बांग्लादेश में इनके खिलाफ कई सारे क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए हैं, और इट इज़ लाइकली दैट इंडियाज़ ईस्टर्न नेबर में पुश फॉर अर एक्सट्रेडिशन। और ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि अभी भी ये इंडिया में ही है, तो ये चीज़ पॉसिबल है कि भारत का जो पूर्वी पड़ोसी है यानी कि बांग्लादेश, वो इनके एक्स्ट्राडिशन की मांग कर सकता है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है क्या है? एक्स्ट्राडिशन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यर्पण। मतलब जैसे कि कोई अगर व्यक्ति कहीं अपराध करके भाग गया हो तो उसको वापस वहाँ पर लाने की जो प्रक्रिया या प्रोसेस है उसको एक्स्ट्राडिशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे इंडिया के केस में आपने ये विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, इनके केस में सुना होगा कि इनका भी एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है ना, क्योंकि ये भी यहाँ से इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं ये, है ना, पैसे वगैरह का सब झोल झाल करके भाग गए, तो इनके ऊपर भी अब केस चलेगा तो इंडिया में ही चलेगा। ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ भाग गए, है ना। तो इनको वापस यहाँ पर लाने की जो प्रक्रिया या जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज एक्स्ट्राडिशन। तो इनकी भी एक्स्ट्राडिशन की मांग बांग्लादेश कर सकता है। अब क्या यहाँ पर लिखा गया है कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, कोई प्रत्यर्पण संधि है या नहीं है? तो यहाँ पर लिखा गया है कि भारत और बांग्लादेश ने एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 2013 में साइन की है, जिसको 2016 में अमेंड किया गया है टू सिंप्लीफाई एंड हेस्टन द एक्सचेंज ऑफ फ्यूगिटिव्स बिटवीन द टू कंट्रीज। तो 2016 में इसको अमेंड किया गया, और अमेंड इसलिए किया गया ताकि जो फ्यूगिटिव का एक्सचेंजेस है, फ्यूगिटिव मतलब होता है द पर्सन हु फ्लीड, जो पर्सन भाग चुका है, भगोड़ा जो है, ठीक है, उनका एक्सचेंज आसानी से और तेज़ी से हो सके, उसके लिए इसको अमेंड किया गया। द ट्रीटी केम इनटू बीइंग in the context of several Indian fugitives, particularly those belonging to insurgent groups in the northeast, hiding in and operating out of Bangladesh। अब ये ट्रीटी लागू इसलिए हुई क्योंकि कई सारे जो भारतीय भगोड़े थे, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप से बिलोंग करते थे, वो बांग्लादेश में छुप के वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, और बांग्लादेश जो है वो भी इस तरीके के ट्रबल्स फेस कर रहा था। कुछ इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश,
जिसकी एक्टिविटीज़ जो है वो मतलब जिसके जो लोग हैं वो कहाँ पर छुपे हुए थे, भारत के बंगाल और आसाम में, और वहाँ से वो अपने ऑपरेशंस चला रहे थे। द ट्रीटी हैज़ सो फार लेड टू द एक्सट्रेडिशन ऑफ 2 फ्यूगिटिव्स फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। अभी तक इस ट्रीटी के अंतर्गत 2 फ्यूगिटिव्स को बांग्लादेश से इंडिया एक्सट्रेडाइट किया गया है और 2 फ्यूगिटिव्स को फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। इसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा गया, दैट इज़ अनूप चेटिया। ये उल्फा लीडर हुआ करते थे, दैट इज़ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उसके लीडर हुआ करते थे, जिनको बांग्लादेश से एक्सट्राडाइट किया गया था 2015 में। अब इसके बाद इस ट्रीटी के प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो इस ट्रीटी के अनुसार इंडिया एंड बांग्लादेश आर सपोज टू एक्सट्राडाइट इंडिविजुअल्स हु हैव बीन प्रोसीडेड अगेंस्ट, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश को ऐसे इंडिविजुअल्स को एक्सट्राडाइट करना होगा जिनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और हैव बीन चार्ज्ड विद और हैव बीन फाउंड गिल्टी और आर वांटेड फॉर, है ना, या तो उनके खिलाफ कोई केस चल रहा है या फिर उनको आरोपी साबित वो हो चुके हैं, ठीक है, या फिर उनके ऊपर कोई चार्ज है या फिर वो गिल्टी फाउंड हो गए या फिर उनकी वहाँ पर तलाश है ना, कमिटिंग एन एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस, और उन्होंने कोई एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस किया हुआ है बाय द कोर्ट ऑफ द रिक्वेस्टिंग कंट्री, और उस रिक्वेस्टिंग कंट्री जो है, जैसे इस केस में रिक्वेस्टिंग कंट्री कौन सी होगी, बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश का अगर कोर्ट इस तरीके की मांग कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को एक्स्ट्राडाइट या सौंपना पड़ेगा। एन एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस द ट्रीटी सेज, अब एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस क्या होता है? एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस ट्रीटी के अनुसार एक ऐसा ऑफेंस या एक ऐसा अपराध है जिसमें कम से कम 1 साल की जेल का प्रावधान हो, कम से कम इतना पनिशमेंट उसमें हो, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल ऑफेंसेस भी शामिल हैं। क्रूशली फॉर एन ऑफेंस टू बी एक्स्ट्राडिटेबल द प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी मस्ट अप्लाई। अब इसमें एक और प्रोविज़न है कि किसी भी ऑफेंस के एक्स्ट्राडिटेबल होने के लिए उसमें डुअल क्रिमिनलिटी प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होना चाहिए। इसका मतलब कि जो ऑफेंस है वो दोनों देशों में पनिशेबल होना चाहिए, कि वो ऑफेंस जो है, जैसे इस केस में बांग्लादेश में भी और इंडिया में भी, दोनों जगह वो ऑफेंस पनिशेबल होना चाहिए, तभी उसको एक्स्ट्राडिटेबल माना जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रीटी में ये भी कहा गया है कि एक्स्ट्राडिशन shall also be granted if there is an attempt to commit or aiding, abetting, inciting or participating as an accomplice in the commission of an extraditable offense। यानी कि जिसने वो ऑफेंस किया है वो तो है ही है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस को करने का प्रयास भी कर रहा है या उसको उस एक्टिविटी को करने में या उस ऑफेंस को करने में बढ़ावा दे रहा है या उस ऑफेंस को भड़का रहा है या उस ऑफेंस में किसी तरीके से भी भागीदार है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस व्यक्ति का भी एक्स्ट्राडिशन जो है वो ग्रांट किया जा सकता है, ठीक। इसके बाद आगे लिखा है कि आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू दीज रूल्स। अभी तो क्या प्रोविजंस थे हमने वो देखे, अब ये लिखा है कि क्या इन रूल्स का, क्या इन नियमों का कोई अपवाद भी है, कोई एक्सेप्शंस भी है। तो एक्सेप्शंस भी है। ट्रीटी ये कहती है कि एक्स्ट्राडिशन मे बी रिफ्यूज्ड इफ़ द ऑफेंस इज ऑफ पॉलिटिकल नेचर, यानी कि एक्स्ट्राडिशन को रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है अगर ऑफेंस जो है, जो अपराध है, अगर वो पॉलिटिकल नेचर का है तो। लेकिन दिस इज़ लिमिटेड बाय द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस विच कैन नॉट बी डीम्ड एज पॉलिटिकल इज़ रादर लॉन्ग, ठीक है। लेकिन ऐसा मतलब पॉलिटिकल नेचर का वो अपराध हो, ऐसे अपराध बहुत कम होते हैं, और ऐसे अपराध जो पॉलिटिकल नेचर के नहीं हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, जैसे कि मर्डर, मैनस्लॉटर या कल्पेबल होमिसाइड, असॉल्ट, कॉजिंग एन एक्सप्लोजन, मेकिंग और पोजेशन ऑफ एन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और वेपन्स बाय अ पर्सन इंटेंडिंग टू डेंजर लाइफ, यूज़ ऑफ फायर आर्म, ठीक है, फायर आर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं विद द इंटेंट टू रेजिस्ट और प्रिवेंट अरेस्ट, प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं विद एन इंटेंट टू एंडेंजर लाइफ, किडनैपिंग कर रहे हैं किसी की या किसी को होस्टेज बना रहे हैं, इंसाइटमेंट टू मर्डर और एनी अदर ऑफेंस रिलेटेड टू टेररिज्म। तो ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर योर ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि पॉलिटिकल नहीं हैं। अब सो कुड बांग्लादेश सीक द एक्स्ट्रेडिशन ऑफ शेख हसीना फ्रॉम इंडिया। तो क्या बांग्लादेश जो है वो भारत से शेख हसीना का एक्स्ट्रेडिशन कर सकता है या इसकी मांग कर सकता है? तो शेख हसीना जो है वो एक पॉलिटिकल प्लेयर है, ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, और वो भारत में राजनीतिक शरण या पॉलिटिकल असाइलम की मांग कर सकती है। हाउएवर सम ऑफ द ऑफेंसेस ऑफ विच शी हैज़ बीन एक्यूज्ड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल क्राइम्स इन द ट्रीटी।
कुछ लेकिन अपराध ऐसे हैं जिनको लेकर वो आरोपी हैं वो पॉलिटिकल क्राइम्स की कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि मर्डर, एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस या फिर टॉर्चर। अब 13 अगस्त के दिन इनको बेसिकली बुक किया गया या इनके ऊपर जो है वो केस फाइल किया गया फॉर अ मर्डर ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर ओनर हु वाज किल्ड इन अ पुलिस फायरिंग लास्ट मंथ। ठीक है कि 13 तारीख को इनके ऊपर ये केस लगाया गया कि एक ग्रोसरी स्टोर का जो मालिक था वो मारा गया पुलिस फायरिंग में पिछले महीने, तो उसको लेकर भी केस इनके ऊपर हुआ। ठीक है, उसके अगले ही दिन द केस ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट हर ऑन द चार्ज ऑफ किडनैपिंग अ लॉयर इन 2015 कि 2015 में इन्होंने एक लॉयर को, एक वकील को जो है वो किडनैप किया। इस तरीके का केस इनके ऊपर बना, तो फोर्स्ड डिसअपियरेंस वाला केस हो गया। 15 अगस्त के दिन इनके ऊपर केस लगा कि विद चार्जेस ऑफ मर्डर, टॉर्चर एंड जेनोसाइड। ठीक है, इस तरीके केसेस भी इनके ऊपर लगे। तो केसेस तो इनके ऊपर ऐसे हैं जो पॉलिटिकल नेचर के नहीं हैं। अब थिंग्स आर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट अ 2016 अमेंडमेंट टू आर्टिकल 10(3) ऑफ द ट्रीटी डिड अवे विद द रिक्वायरमेंट फॉर रिक्वेस्टिंग कंट्री टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ऑफेंस कमिटेड। अब 2016 में जो इस ट्रीटी का अमेंडमेंट किया गया उसमें आर्टिकल 10(3) जो है उसमें अमेंडमेंट करके ये बोला गया, पहले क्या था कि जो रिक्वेस्टिंग कंट्री है उसको एविडेंस देने होते थे कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किए हैं, उसका ये सबूत है, तभी जाके उसका एक्स्ट्रेडिशन हो सकता था। लेकिन इन्होंने इस क्राइटेरिया को ख़त्म कर दिया कि अब सबूत नहीं देने होते। नाउ ओनली एन अरेस्ट वारंट बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इज़ नीडेड टू प्रोसेस एन एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट। अब किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अगर आपके पास एक अरेस्ट वारंट है तो उसके थ्रू भी एक्स्ट्रेडिशन हो सकता है। अब वो सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। अब इफ़ सच अ रिक्वेस्ट इज़ मेड विल इंडिया हैव टू सेंड हसीना बैक। अब लेकिन क्या इस तरीके की अगर रिक्वेस्ट की जाती है तो क्या भारत को उनको वापस भेजना होगा? तो इसको लेकर लिखा गया है कि नॉट नेसेसरली, ज़रूरी नहीं है। देयर आर ग्राउंड्स स्पेल्ड आउट फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट इन द ट्रीटी। तो एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है, उसको लेकर भी कुछ ग्राउंड्स या आधार उस ट्रीटी में ही मेंशन किए गए हैं। ट्रीटी का आर्टिकल 7 ये कहता है कि द रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रेडिशन मे बी रिफ्यूज्ड बाय द रिक्वेस्टेड स्टेट इफ द पर्सन हुज एक्स्ट्रेडिशन इज सॉट may be tried for the extradition offense in the courts of that state. This is not applicable in हसीना's case. तो आर्टिकल 7 ये कहता है कि द रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रेडिशन मे बी रिफ्यूज्ड बाय द रिक्वेस्टेड स्टेट। ठीक है, रिक्वेस्टेड स्टेट के द्वारा, रिक्वेस्टेड स्टेट मतलब जिससे रिक्वेस्ट की जा रही है, मतलब इस केस में इंडिया, उसके द्वारा एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ किया जा सकता है अगर जिस व्यक्ति के एक्स्ट्रेडिशन की मांग की गई है उसके ऊपर एक्स्ट्राडिशन ऑफेंस जो है उस स्टेट में चल सकता है। मतलब अगर उनका कोई ऐसा अपराध है जिसको लेकर केस भारत में चल सकता है तो उनके एक्स्ट्राडिशन को रिफ्यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा इनके मामले में नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 8 ये कहता है लिस्ट आउट्स मल्टीपल ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूज़ल इंक्लूडिंग केसेज इन विच एन एक्यूजिशन हैज़ नॉट बीन मेड इन गुड फेथ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और इन केस ऑफ मिलिट्री ऑफेंसेज विच आर नॉट एन ऑफेंस अंडर द जनरल क्रिमिनल लॉ। तो आर्टिकल 8 भी जो है इस तरीके के ग्राउंड्स बताता है कि जिसमें आप एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। उसमें यह लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जो आरोप है, ठीक है, दैट हैज़ नॉट बीन मेड इन गुड फेथ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, अगर वो जो आरोप है वो गुड फेथ में इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अगर नहीं आरोप लगाया गया है, और कोई अगर या फिर मिलिट्री ऑफेंस हुआ है जो जनरल लॉ के अंतर्गत, जनरल क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत ऑफेंस नहीं माना जाता, तो उस केस में भी एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद आगे ये लिखा है कि इंडिया हैज़ द ऑप्शन ऑफ रिफ्यूजिंग हसीनाज एक्स्ट्राडिशन ऑन द ग्राउंड दैट द एक्विजिशंस मेड अगेंस्ट हर आर नॉट इन गुड फेथ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इंडिया के पास ये मौका है कि आर्टिकल 8 में जो आधार दिया हुआ है कि ये जो एक्विजिशंस इनके खिलाफ लगाए गए हैं दे आर नॉट इन गुड फेथ इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, तो उसके आधार पर भारत उनके एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर सकता है। लेकिन दिस हैज़ द पोटेंशियल टू एडवर्सली इम्पैक्ट न्यू दिल्लीज रिलेशन विद द न्यू रूलर्स इन ढाका। लेकिन इसका असर ये होगा कि भारत के जो संबंध हैं ढाका में, जो नई सरकार है उसके साथ भारत के संबंध जो हैं उनके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा।
अब अगला यहाँ पर इन्होंने यही बताया, कुछ एक्सपर्ट्स ने अपने अपनी बातें कही हैं कि व्हाट शुड इंडिया डू इन दिस सिचुएशन, कि इस स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भारत जो है वो मतलब भारत को बांग्लादेश के साथ अपने संबंध बेहतर करने हैं, और तो वो भी उनको देखना है, और साथ ही साथ शेख हसीना के साथ भी उनके जो संबंध है वो पिछले इतने सालों से काफ़ी बेहतर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये भी कुछ लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में जो अभी गवर्नमेंट है वो एंटरिम गवर्नमेंट है, तो एंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब वहाँ पर फुल टाइम सरकार आएगी तो उसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है, उसकी बात सुनी जा सकती है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इनकी पार्टी है, शेख हसीना की जो पार्टी है आवामी लीग, वो बहुत मतलब हल्की पार्टी नहीं है, उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं, और हो सकता है कि आने वाले सालों में फिर से जो आवामी लीग है वो फिर से उभर जाए। ठीक है, और मान लीजिए अभी अगर भारत ने इनको वहाँ सौंप दिया और आवामी लीग अगर फिर से उभर के आ गई कुछ सालों में, ठीक है, तो फिर संबंध खराब हो जाएंगे कि तुमने तो हमें उस समय वापस सौंप दिया था। तो इस तरीके की बातें जो है वो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी तरफ से कही हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। अभी तो खैर एक्स्ट्राडिशन की मांग ही नहीं हुई है, लेकिन अगर मांग होती है और उसके बाद क्या भारत इनको सौंपता है या नहीं सौंपता है, वो देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, लेकिन हमने उससे पहले ही पूरी की पूरा ये इशू जो है वो समझ लिया। क्लियर है बात। अच्छा, यहाँ पर ये भी एक एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्राडिशन अगर आप मतलब किसी को अगर नहीं सौंपते हैं तो, या फिर एक्स्ट्राडिशन की जो रिक्वेस्ट है अगर वो पेंडिंग रहती है, तो ऐसा नहीं है कि उस स्थिति में दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं वो ख़राब हो जाते हैं। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं कि जिसमें दो देशों के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों देशों के बीच के संबंध बेहतर हैं। तो इस तरीके की बातें इन्होंने लिखी हैं, एक बार आप इस पोर्शन को पढ़ लीजिएगा। ऐसा जिसमें कोई बहुत खास नहीं है, जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए वही एक्सपर्ट्स ने बातें लिखी हैं। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज मैं डिस्कस करने थे, तो इसलिए सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आप में से जो लोग आईना सीरीज़ की मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स लेना चाहते हैं उनके लिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप मंथली पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एट लेस देन ₹2 पर डे, ₹2 से कम में महीने की आपको मिल जाएगी, ओनली एट ₹59। जुलाई मंथ की ये लॉन्च हो चुकी है, जून मंथ की भी लॉन्च्ड है। अगर आप लोग अगले साल के मेंस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो सितंबर 2025 तक की आपको 16 महीने की पीडीएफ मिल जाएगी, ओनली एट ₹680। इसका मतलब है कि आपको 16 महीने की ₹680 में मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ₹42 के आसपास आपको महीने की पड़ रही है, ₹42 के आसपास। अगर आप 12 महीने की पीडीएफ लेना चाहते हैं अगले साल के प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक के लिए तो ₹510 में मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप 8 महीने की लेना चाहें तो ₹345, 4 महीने की लेना चाहें तो ₹175 में। ये सारे के सारे ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, इससे अफोर्डेबल तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मंथली तो मैंने आपको बता ही दिया, एट लेस देन ₹2 पर डे। जून की ऑलरेडी लॉन्च है, जुलाई की भी लॉन्च है, इसी तरीके से हर मंथ ये भी आती रहेगी। अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं तो वो एनरोल कर लीजिए, या फिर इस तरीके से मंथली भी आप ले सकते हैं। बाकी आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और आपने अगर हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारे जो मंथली कोर्सेज़ हैं हर मंथ के आईना सीरीज़ के, आप उनमें चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। मंथली कोर्सेज़ भी हैं, 3 मंथ 6 मंथ्स के भी अवेलेबल हैं, और लास्ट ईयर के कोर्सेज़ भी हैं। और लास्ट ईयर को लेकर एक ऑप्शन हम आपको ये भी दे रहे हैं, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक का पूरा एक साल का 12 महीने का कंपाइलेशन पीडीएफ नोट्स, विच इज़ ओनली प्रोवाइडेड एट ₹499, और इंग्लिश में ये पीडीएफ नोट्स हैं, तो आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे पीडीएफ नोट्स और कोर्सेज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। अगर आपको फिर भी किसी का लिंक नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें, यहाँ से हम आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं, आपकी इनसे किसी भी तरीके से अगर हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ आप जितना भी हो सके हमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करें इस QR कोड और UPI ID के थ्रू। और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट अगर आप लोग करेंगे तो उसका बेनिफिट आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस जो हैं वो यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, चलिए,
तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, अपने फ्रेंड से भी करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ ज़रूर बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की हाइना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।